सुबह 8 बजे गजनी की नींद फोन बजने से खुली। गजनी ने फोन उठाया और कॉलिंग स्विच दबाकर फोन कान से लगा लिया। हेलो। देवराज चौहान। उधर से आती देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। गजनी का चेहरा गंभीर हो गया। तभी जखीरा ने भीतर प्रवेश किया। वो शायद फोन बजने की आवाज सुनकर भीतर आया था। गजनी को उठा पाकर पलटकर बाहर निकल गया। तुम बच नहीं सकते देवराज चौहान। गजनी के स्वर में हल्का सा गुस्सा था। तुम भूल गई मैंने तुमसे कुछ कहा था। याद है? क्या? तुमने कहा था कि चौला को टोनी ने मरवाया है। हाँ, मेरे नाम पर उसने आदमी भेजे थे। मेरे पास कोई आदमी नहीं है। गजनी के होंठ भिज गए। मेरा विश्वास करो गजनी, अगर मैं तुम्हें खास तौर से फोन करके कह रहा हूं तो गलत नहीं कह रहा। तुम मुझे विश्वास क्यों दिलाना चाहते हो? तुम नहीं जानती। तुम बोलो देवराज चौहान, ताकि मुझे ना तलाशा जाए। टोनी का गला पकड़ो, उसने चौला को मारा है। सबूत नहीं है तुम्हारी बात का। मैंने सच बात बताई है, सबूत तुम ढूंढो। कल से मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है जब से तुमने ये बात कही है। दिमाग क्यों खराब हुआ? मैं सोच रही थी कि टोनी के साथ शादी कर लूं। ये तुम्हारी मर्जी की। परंतु जब से तुमने बताया कि टोनी ने वो आदमी भेजे थे जिन्होंने चौला को मारा, तो मेरी सोचें बिखर गई हैं। अब मैं समझ नहीं पा रही हूं कि तुम पर विश्वास करूं या टोनी पर। इस मामले में तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सही। टोनी से बात करूंगी तो वो कहेगा कि देवराज चौहान गलत कहता है। वो तो यही कहेगा। तो तुम ही बताओ कि मैं किस पर विश्वास करूं। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। कल रात तुम कोटला के पास गए थे? हाँ, उसे मारने गया था। देवराज चौहान की आवाज में इस बार सख्ती आ गई। तो मारा क्यों नहीं? उसमें ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा कि उसकी जान ले लेता। वो कमजोर और बीमार है, खुद उठ बैठ नहीं सकता। वो इस हाल में नहीं है कि मैं उसकी जान ले लेता। लेकिन एक बात तुम्हें अवश्य बताना चाहूंगा। बोल। टोनी वही काम करता है जो कोटला कहता है। कोटला ने टोनी को अपना गुलाम बना रखा है। अजीब बात कह रहे हो, लेकिन ये सच है। टोनी ऐसा खेल खेलने लगा है जिसे समझ पाना कठिन है। वो शायद चौला की जगह लेना चाहता है। हो सकता है। गजनी गंभीर दिखी। लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी बात का विश्वास नहीं। उधर से देवराज चौहान की गहरी सांस लेने की आवाज आई। गजनी ने भी कुछ नहीं कहा। अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। सपना मेरे पास है, जानता हूं। सौदा कर लो। मैं कब तक सपना को संभालते रहूंगी? जब तक तुम्हें हीरे नहीं मिल जाते तब तक तुम सपना का बाल भी बांका नहीं होने दोगी। सौदा कर लो, फिरौती दे दो। 350 करोड़। राजी हो तो आज ही ये काम निपटा लेते हैं। 700 करोड़। उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। गजनी ने कान से फोन हटाया और पास ही रख लिया। चेहरे पर सोच के भाव थे। तभी जखीरा ने भीतर प्रवेश किया। चाय का प्याला उसने थाम रखा था। दूसरा हाथ गले में लटक रही पट्टी में फंसा था। पास पहुंचकर उसने चाय का प्याला गजनी को थमाया। अब तेरा कंधा कैसा है? बेहतर है। 8-10 दिन लगेंगे घाव भरने में। थोड़ा आराम कर लिया कर। दूसरों का काम बोल। इतने आदमी यूं ही नहीं पाल रखे। जी। गजनी ने चाय का घूंट भरा।
जखीरा खड़ा रहा। बोल। गजनी ने पुनः चाय का घूंट भरा। वो तीनों रात को कुछ बातें कर रहे थे। कुछ शब्द मेरे कान में पड़े। जखीरा धीमे स्वर में कह उठा। बोल बोल। गजनी की आंखें सिकुड़ी। गोल्डी पम्मी बोमन की बात कर रहा है? हाँ। क्या सुना तूने? देवराज चौहान को मारने और हीरे हासिल करने के बाद उन्होंने आपको खत्म करने का प्रोग्राम बनाया। मुझे? गजनी चौंकी। जखीरा सहमति से सिर हिलाता गंभीर स्वर में बोला। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए उनके मुंह से निकली बात आपको बता देना ठीक समझा। तूने ठीक से सुना था? मैंने कुछ ज्यादा ही ठीक से सुना है। जखीरा विश्वास भरे स्वर में कह उठा। खूब। गजनी कह उठी। तो लालच उनके दिमाग में अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है? जखीरा खड़ा गंभीर नजरों से गजनी को देखता रहा। पति बहुत बुरा होता है। जिंदा रहे तो उसे सहो, मर जाए तो उसके रिश्तेदार दबाते हैं। गजनी की आंखों में खतरनाक चमक लहरा रही थी। रामजादे मुझे खत्म करेंगे? गजनी को जानते नहीं? जखीरा खड़ा रहा। गजनी ने उसे देखा। तू फिक्र मत कर, गजनी कड़वे स्वर में बोली। ये कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तीनों खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो तू क्या चाहता है? इन्हें जाने को कह दीजिए। गजनी कुछ पल जखीरा को देखती रही, फिर सिर हिलाकर कह उठी। मैं डरती नहीं हूं इनसे। ये धोखे से आपका गला काट देंगे तो तब आप क्या करोगी? ये जो भी करेंगे धोखे से करेंगे, सामने से वार नहीं करेंगे। तू ठीक कहता है। मैं सोचूंगी इस बारे में। वक्त दे मुझे। जखीरा ने सिर हिलाया। एक बात तू भी सुन जखीरा। जी? मुझे खबर मिली है कि देवराज चौहान अकेला है। उसके पास कोई आदमी नहीं है। जिन लोगों ने यहां हमला किया वो देवराज चौहान के नहीं, टोनी के आदमी थे। टोनी ने हालातों का फायदा उठाया है। उसने जानबूझकर देवराज चौहान को चौला के हवाले किया कि हमला करवा सके। लेकिन हमला करने वाले तो देवराज चौहान को छुड़ाने आए थे। वो खुद को देवराज चौहान के आदमी बता रहे। ये ड्रामा भी तो हो सकता है। हो सकता है। जखीरा एक जरूरत से ज्यादा गंभीर दिखने लगा। ये बात किसने कही आपसे? बताई किसी ने? टोनी से बात की आपने? क्या फायदा? टोनी का तो यही जवाब होगा कि वो देवराज चौहान के आदमी थे। साले सब हरामी है। गजनी कड़वे अंदाज में हंस पड़ी। कोटला का खून ही ऐसा है, गंदगी फैलाएगा हर तरफ। यह भी पता चला कि टोनी कोटला के हाथों की कठपुतली है। ये बात सच हो सकती है। गजनी का चेहरा धीरे धीरे कठोर होने लगा। जखीरा, आज रात की पार्टी के लिए कमरा तैयार कर देना। पार्टी? जखीरा की आंखें सिकुड़ी। मेरे और टोनी के बीच पीने पिलाने की पार्टी होगी। ये आप क्या कह रही हैं? गोल्डी, बोमन और पम्मी को यह बात पसंद नहीं आएगी। जखीरा के होंठों से निकला। जानती हूं। मेरे और टोनी के बीच पीना पिलाना देखकर उन्हें आग लग जाएगी कि गजनी टोनी पर क्यों फिदा है। लेकिन वो जो भी सोचते हैं सोचने दे। ये मेरी जगह है, मैं जो भी करूं। जानता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? क्यों? पीने के बाद आदमी सच बोलता है, खासतौर से तब जब वो सामने मेरे जैसी खूबसूरत चीज बैठी हो। मैं पीने पिलाने के दौर के बीच उसके मुंह से सच निकलवाने की चेष्टा करूंगी कि चौला की मौत के पीछे किसका हाथ है। जखीरा बेचैन दिखा। क्या कहता है तू? टोनी साहब बच्चे नहीं है।
वो मुंह नहीं खोलेंगे, सतर्क रहेंगे। मैं खुलवाऊंगी उसका मुंह। मेरे पास मुंह खुलवाने की बहुत चाबियां हैं, कोई चाबी तो फिट आ ही जाएगी। गजनी के स्वर में कड़वापन आ गया। मुझे लगता है कि यह सच है कि टोनी ने देवराज चौहान के नाम की आड़ में अपने आदमी भेजकर चौला को मरवा डाला। देवराज चौहान के आदमी होते तो जब चौला साहब के आदमी देवराज चौहान को ढूंढ रहे थे तब भी तो देवराज चौहान के आदमियों ने हमारे आदमी को मारा था। गजनी ने जखीरा को देखा। मेरे ख्याल में तो देवराज चौहान के आदमी चाईबासा में हैं, जखीरा बोला। टोनी साहब क्यों चौला साहब को मारेंगे? गजनी ने चाय का आखिरी घूंट भरा और प्याला जखीरा को थमा दिया। कल देवराज चौहान टोनी के ठिकाने पर गया था, कोटला से मिला वो। मालूम है। वो अकेला था या साथ में और लोग भी थे? अकेला था। कैसे जाना? टोनी के एक दो आदमियों से मेरी बातचीत है। उन्होंने फोन पर बताया था कि अकेले देवराज चौहान ने ठिकाने पर मौजूद 5 को काबू किया और कोटला के पास जा पहुंचा। कोटला ने ही बताया कि देवराज चौहान वहां अकेला आया था। वो सच कहता है, क्योंकि टोनी के आदमी वहां बेहोश मिले। होश में आने पर उन्होंने भी कहा कि देवराज चौहान अकेला आया था। गजनी के होंठों के बीच खतरनाक मुस्कान उभरी। देवराज चौहान टोनी के ठिकाने पर अकेला क्यों जाएगा? अपने आदमी क्यों नहीं लेकर गया वो? जखीरा कुछ न कह सका। वो अपने आदमी इसलिए नहीं लेके गया कि उसके पास आदमी है ही नहीं। आदमी होते तो वो अकेला क्यों जाता? सच लगती है ये बात कि चौला की मौत के पीछे टोनी का ही हाथ है। जखीरा, तू शाम के लिए कमरा तैयार कर। आज पार्टी होगी मेरे और टोनी के बीच। मैं उसका मुंह खुलवाऊंगी कि सच क्या है। हरामी बोलेगा सच को। इस बारे में वो तीनों मेरे से पूछें तो उन्हें क्या कहूं? ये मेरा घर है। आदमी जिंदा नहीं है जिससे पूछने का हक था, वो तो मर गया। मैं किसी के साथ पीऊं, किसी के साथ मौज मस्ती करूं तो वो कौन होते हैं पूछने वाले? सालों ने टी टी की तो भगा दूंगी, तू उनकी परवाह मत कर। गजनी उखड़ गई थी। अगला दृश्य। 10:30 बजे के करीब धर्मा और एक्स्ट्रा गजनी के ठिकाने पर पहुंचे। तब गजनी तो अपने कामों में नहाने धोने में व्यस्त थी, परंतु गोल्डी, पम्मी और बोमन उन दोनों से मिले। गोल्डी से गले मिला खुशी से। राघव नहीं आया? गोल्डी ने पूछा। आया है लेकिन अभी साथ नहीं है, एक्स्ट्रा ने कहा। किधर रुक गया वो? काम में व्यस्त है, धर्मा बोला। इनसे मिलो, ये रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। ये चचेरे भाई पम्मी और ये ममेरा भाई बोमन। धर्मा और एक्स्ट्रा ने उन दोनों से हाथ मिलाया, फिर वो बैठे। पम्मी ने एक आदमी को आवाज लगाकर बुलाया और नाश्ता तैयार करने को कहा। आज दोबारा तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, गोल्डी बोला। जवाब में धर्मा मुस्कुराया। एक्स्ट्रा इधर उधर देख रहा था। काम की बात करो अब, धर्मा बोला। गोल्डी का चेहरा एक एक कठोर होता चला गया। कुछ दिन पहले मेरे भाई चौला को देवराज चौहान ने मार दिया, गोल्डी बोला। धर्मा और एक्स्ट्रा के चेहरे शांत रहे। वो चौंके नहीं देवराज चौहान का नाम सुनकर। डकैती मास्टर देवराज चौहान, नाम सुन रखा है ना तुम लोगों ने? गोल्डी पुनः बोला। सुन रखा है, धर्मा बोला। इसी देवराज चौहान को खत्म करना है। चाईबासा में ही है शायद वो, या शायद खिसक भी गया हो। खिसक क्यों गया? एक्स्ट्रा बोला। क्योंकि हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, वो डर कर भाग। वो चाईबासा में ही है, एक्स्ट्रा बोला। तुम कैसे जानते हो? बोमन के होंठों से निकला। देवराज चौहान डर कर भागने वालों में से नहीं है, एक्स्ट्रा ने कहा और सिगरेट सुलगा ली।
बोमन ने गहरी निगाहों से एक्स्ट्रा को देखा। एक्स्ट्रा मुस्कुरा पड़ा। इसका मतलब तुम लोग देवराज चहन को अच्छी तरह से जानते हो? पम्मी ने कहा। खास अच्छी तरह से नहीं, एक्स्ट्रा ने शांत स्वर में कहा। एक आध बार मिले थे। वो कभी भी डर कर नहीं भागता। फिर तो अच्छी बात है, गोल्डी बोला। तुम लोग देवराज चौहान को ढूंढकर आसानी से मार सकते हो। देवराज चौहान के साथ पंगा क्या हुआ था? धर्मा ने पूछा। चौला का पंगा हुआ था। क्या हुआ था? देवराज चौहान के पहचान वाले महादेव ने कभी 80 करोड़ के हीरे लूटे थे। हीरे छिपा दिए, परंतु पुलिस ने पकड़ लिया। महादेव को 10 साल की जेल हो गई। जब वो जेल से छूटा तो उन हीरों की कीमत 700 करोड़ हो चुकी थी। इस बात की चौला को खबर थी। महादेव जब जेल से छूटा तो चौला ने महादेव की बेटी सपना को उठा लिया और फिरौती के तौर पर उससे 700 करोड़ के हीरे मांगे। धर्मा ने धीरे से गहरी सांस ली। मतलब कि महादेव के पास 700 करोड़ के हीरे हैं, फिरौती में 700 करोड़ के सारे हीरे ही मांगे जा रहे हैं? हाँ। फिर कैसे बात बनती? वो खाली होकर थोड़े ना बैठेगा। आगे क्या हुआ? महादेव ने देवराज चौहान को बुला लिया कि चौला का मामला वो संभाले। इस तरह देवराज चौहान ने इस मामले में कदम रखा। देवराज चौहान चौला से मिला। उसने 700 करोड़ के आधे 350 करोड़ के हीरों की फिरौती देने को कहा, परंतु चौला ने पूरे 700 ही मांगे। यहां मामला अटक गया। तब देवराज चौहान ने चौला किसी ठिकाने से भागकर जान बचाई। गोल्डी कहकर चुप हो गया। धर्मा और एक्स्ट्रा की निगाह गोल्डी पर ही थी। बोलते रहो, रुको मत। तू कह, गोल्डी ने पम्मी से कहा। उसके बाद देवराज चौहान, पम्मी बोला, हम तीनों से आकर मिला और चौला को समझाने को कहा। ऐसा करके ठीक किया देवराज चौहान ने। धर्मा ने सिर हिलाया। हमने चौला से बात की, परंतु चौला 700 करोड़ के पूरे हीरे लेने पर अड़ा रहा। चौला गलत चल रहा था। महादेव सारी दौलत क्यों दे उसे? पाने के लिए वो 10 साल जेल में भी रहा, एक्स्ट्रा ने कहा। देवराज चौहान और चौला में बात नहीं बनी। उनमें झगड़ा चालू हो गया। चौला चाहता था कि देवराज चौहान इस मामले से बाहर निकल जाए ताकि वो महादेव को संभाल ले, परंतु देवराज चौहान मामले से बाहर जाने को तैयार नहीं हुआ। दखल देने के बाद तो मामला संभलने तक उसने बीच में ही रहना था। चौला और देवराज चौहान के आदमियों के बीच झड़पें होने लगी। चौला के आदमी मरने लगे। तभी देवराज चौहान टोनी के हाथ लग गया तो टोनी ने देवराज चौहान को चौला के हवाले कर दिया। 2 घंटे बाद ही देवराज चौहान के हथियारबंद आदमियों ने चौला के ठिकाने पर हमला किया। यहाँ खून खराबा किया और देवराज चौहान महादेव की बेटी सपना को ले गया। पम्मी चुप हुआ। टोनी के बारे में बता दूं कि गोल्डी ने कहना चाहा। जान चुका हूं। हम कल से चाईबासा में पहुंचे हुए हैं। बहुत कुछ जान चुके हैं, एक्स्ट्रा कह उठा। ओह, गोल्डी ने सिर हिलाया। जो नहीं जानते थे वो अब जान लिया, धर्मा बोला। उसके बाद देवराज चौहान हमारे हाथ नहीं आया। टोनी के आदमी लगातार उसे तलाश कर। बोमन के शब्द अधूरे रह गए क्योंकि तभी गजनी ने भीतर प्रवेश किया। उसके आते ही वहां चुप्पी छा गई। गजनी ने बेहद शालीन ढंग से दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते की। ये चौला की बीवी है, गोल्डी कह उठा। बीवी नहीं, अब तो चौला की विधवा हूं। आपका नाम भी बहुत सुना है चाईबासा में, एक्स्ट्रा कह उठा। क्यों ना सुनेगा? चौला के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही हूं मैं, नाम तो बजेगा ही, गजनी ने कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठी।
तो तुम दोनों RDX हो? DX हैं, धर्मा और एक्स्ट्रा। आर को कहाँ पीछे छोड़ दिया? राघव चाईबासा में ही है, उससे जल्दी मिलेंगे आप। तुम लोग बातें करो जो चल रही थी, मैं तो यूं ही आ गई कि जरा देखूं तो सही। धर्मा और एक्स्ट्रा की नजरें तीनों की तरफ उठी। तुमने जान ही लिया है कि सारा मामला क्या है, गोल्डी ने कहा। हाँ, जो बातें नहीं जानते थे वो भी जान ली, एक्स्ट्रा ने बोला। अब मैं कुछ कहूं? क्यों नहीं, गोल्डी फौरन बोला। चौला की हत्या देवराज चौहान ने नहीं की है। वो बुरी तरह चौंके। गजनी की आंखें सिकुड़ी। वो सतर्क भाव से बैठ गई। क्या अजीब बात कह रहे हो? गोल्डी का स्वर तेज हो गया। मैं तुम्हें, अगर तुम लोगों ने मुझे सही बताया है सब कुछ, तो फिर मेरी बात भी सही है। हमने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया, तो जान लो कि चौला की हत्या देवराज चौहान ने नहीं की। एक्स्ट्रा ने अपनी बात दोहराई। गोल्डी, बोमन और पम्मी की नजरें मिली। गजनी की सतर्क निगाहें सब पर जा रही थी। मैं तुम्हें देवराज चौहान को मारने का 1 करोड़ रुपया दे चुका हूं, गोल्डी होंठ भींचकर बोला। उस 1 करोड़ के बदले देवराज चौहान मर जाएगा। तो फिर समस्या कहां है? पम्मी बोला। तुम लोग अपने भाई चौला के हत्यारे को खत्म करवाना चाहते हो या देवराज चौहान को? देवराज चौहान ही चौला का हत्यारा, गोल्डी ने कहना चाहा। नहीं है, एक्स्ट्रा कह उठा। गोल्डी के होंठ भिज गए। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? बोमन ने कहा। क्योंकि देवराज चौहान अपने किसी भी काम में आदमियों की फौज का इस्तेमाल नहीं करता। आदमी किराए पर भी नहीं लेता, ना ही उसके कोई साथी हैं। उसके साथ जगमोहन नाम का एक साथी होता है, या फिर ज्यादा हुआ तो सोहनलाल। तीसरा उसके साथ कोई नहीं होता। वो अकेला काम करने का आदी है। यहां पर उसके साथ आदमी हैं, गोल्डी ने दांत पीसकर कहा। साबित करो। गजनी से पूछ लो। जिन आदमियों ने यहां हमला किया वो खुद को देवराज चौहान के आदमी कह रहे थे। चौला को मारा उन्होंने और कई दूसरों को मारा, फिर वह देवराज चौहान को अपने साथ ले गए। वो आदमी फिर कहीं दिखे? सब एक्स्ट्रा को घूर रहे थे। उनकी कोई खबर मिली कि वो कहाँ हैं? गजनी की आंखों में खतरनाक चमक विद्यमान थी। कल रात देवराज चौहान ने टोनी के ठिकाने पर हमला किया। वहां मौजूद आदमियों को बेहोश कर कोटला तक जा पहुंचा। होश में आने के बाद उन बेहोश होने वालों ने बताया कि वो अकेला था। अगर उसके पास आदमी होते तो क्या वो टोनी के ठिकाने पर अकेला जाने का हौसला करता? पम्मी उठा और पीठ पर हाथ बांधे चहलकदमी करने लगा। गोल्डी के होंठ भिजे हुए थे। बोमन स्थिर बैठा हुआ था। मैं फिर कहता हूं कि देवराज चौहान अकेला काम करता है। यहां हमला करने वाले, चौला की हत्या करने वाले देवराज चौहान के आदमी नहीं थे, इस बात की मेरी गारंटी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे हाथों तुम लोग देवराज चौहान को खत्म करवाना चाहते हो या चौला के हत्यारे को? चौला के हत्यारे को, गोल्डी दांत पीस कर कह उठा। तो उसे तलाश करना पड़ेगा, धर्मा बोला। वो हमला करने वाले किसके आदमी हो सकते हैं? जब देवराज चौहान चौला के पास था तो किसी ने इस बात का फायदा उठाकर देवराज चौहान के नाम पर आदमी भेज दिए। मेरे ख्याल से उसका मकसद देवराज चौहान को छुड़ाना न होकर चौला की हत्या करना था। कौन हो सकता है वो? गोल्डी गुर्रा उठा। पम्मी, बोमन और गोल्डी की नजरें मिली। गजनी होंठ भींचे बारी बारी सबको देखे जा रही थी। अगर वो देवराज चौहान के आदमी नहीं थे तो किसके हो सकते हैं? कौन चौला की जान लेना चाहता था? गोल्डी पुनः कह उठा।
वो टोनी हो सकता है, पम्मी ने गंभीर स्वर में कहा। टोनी? गोल्डी चौंका। सन्नाटा सा ठहरा था वहां। पम्मी ठीक कहता है, बोमन बोला। और किसी में हिम्मत नहीं कि हम लोगों से पंगा ले सके। अगर वो देवराज चौहान के आदमी नहीं थे तो टोनी के होंगे। क्या हम गोल्डी पम्मी और बोमन को देखते क्या हम गोल्डी पम्मी और बोमन को देखते हुए क्या उठा? सोचने में जल्दबाजी नहीं कर रहे? पम्मी बोमन खामोश रहे। गोल्डी ने धर्मा और एक्स्ट्रा को देखा। क्या पता वो देवराज चौहान के ही आदमी हो? देवराज चौहान ढेर सारे आदमी लेकर काम नहीं करता, एक्स्ट्रा बोला। मेरा दावा है कि यह काम देवराज चौहान का नहीं है। फिर तो टोनी ही बचता है। गोल्डी का चेहरा सख्त होने लगा। लेकिन हम तेरे कह देने भर से मान लेने वाले नहीं हैं। हमें इस बात का सबूत चाहिए कि टोनी के भेजे आदमियों ने देवराज चौहान के नाम पर हमला किया। सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे, धर्मा ने कहा। सबूत हमारे सामने रख दिए तो समझना दिया हुआ 1 करोड़ बराबर हो गया। उसके बाद टोनी को हम ही साफ कर देंगे। गोल्डी एक एक शब्द पर जोर देता खतरनाक स्वर में कह रहा था। यानी कि आगे का काम हमारा है। खामोश बैठी गजनी कह उठी। तुम लोग चाईबासा में कब आए? कल दोपहर बाद, धर्मा बोला। तो ये सब बातें मालूम कर ली, हमसे मिले भी नहीं? गजनी ने दोनों को देखा। गोल्डी ने फोन पर बता दिया था कि जिसने चौला को मारा है उसे खत्म करना है। धर्मा ने गजनी को देखा। यहां पहुंचकर चौला का जिक्र किया तो सब कुछ मालूम होता चला गया। कुछ किसी से तो कुछ किसी से। हमारा तीसरा साथी राघव अभी भी मालूम करने पर लगा है कि सही मामला क्या है। वो मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लेगा। बहुत समझदार लोग हो तुम, गजनी गंभीर हुई। तो तुम्हारे ख्याल से चौला की जान लेने वाले देवराज चौहान के आदमी नहीं थे? नहीं। कब से जानते हो देवराज चौहान को? ज्यादा देर से नहीं जानते। तो फिर देवराज चौहान के बारे में कैसे दावा कर सकते हो कि वो उसके आदमी नहीं थे? इतना तो जानते हैं कि दावा कर सकें। दोस्ती है देवराज चौहान से? दोस्ती तो नहीं है, दुश्मनी अवश्य हुई 1-2 बार। मन से ये बात निकाल दो कि हम उसकी साइड ले रहे हैं। वो हमारा कुछ नहीं लगता। धंधे को हम धंधे की तरह देखते हैं। धर्मा ने सिर झटक कर कहा। गजनी उठी और बाहर निकल गई। गोल्डी, पम्मी और बोमन के चेहरे कठोर हुए पड़े थे। तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? धर्मा ने गोल्डी को देखा। लग रहा होगा। गोल्डी का स्वर कुछ सख्त था। वो सोचों में डूबा लग रहा था। तुमने हमें परेशानी में डाल दिया, पम्मी कह उठा। मैंने जो कहा है उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लो कि वो आदमी देवराज चौहान के नहीं थे, एक्स्ट्रा बोला। कितने थे वो आदमी? 15-17 होंगे। देवराज चौहान के अलावा वो किसी के भी भेजे हो सकते हैं। अगर हमें टोनी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ सबूत मिल जाए कि वो आदमी उसके थे तो उस करोड़ के हम हकदार हुए, धर्मा ने कहा। हाँ। तभी एक आदमी भीतर आकर बोला, नाश्ता लग गया है। अगला दृश्य। गजनी अपने कमरे में पहुंची और कुर्सी पर आ बैठी। चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। कुछ देर बाद उसने फोन उठाया और टोनी का नंबर मिलाया। बात हो गई। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, उधर से टोनी ने मीठे स्वर में कहा। तुम सोच रहे थे और मैंने फोन भी कर दिया? गजनी भी हौले से हंस पड़ी। आज शाम को आ जा तू, गजनी बोली। शाम को? एक साथ बैठकर 2-2 पैग मारेंगे।
वो तीनों तो अभी गए नहीं। परवाह मत कर उनकी, ये मेरी जगह है। यहाँ मैं जो भी करूं उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो ऐतराज करेंगे? टोनी की आवाज में गंभीरता आ गई। तो बाहर निकाल दूंगी सालों को। गजनी किसी की परवाह नहीं करती। तू जरूर आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। गजनी ने फोन बंद कर दिया। होंठ भिज गए, आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। अगला दृश्य। धर्मा और एक्स्ट्रा नाश्ते के बाद चले गए। गोल्डी, बोमन और पम्मी कॉफी के प्यालों के साथ इकट्ठे बैठे। वो गंभीर थे। अगर हम ये मान लें कि चौला को देवराज चांद के आदमियों ने नहीं मारा तो फिर स्पष्ट है कि ये काम टोनी ने किया है। उसने पहले देवराज चांद को चौला के हवाले किया, फिर देवराज चांद के नाम पर देवराज चांद को छुड़ाने को आदमी भेज दिए, जबकि वो चौला को ही मारने आए थे। और साथ ही उन्होंने देवराज चांद को भी आजाद करा दिया, क्योंकि दिखावे के लिए जरूरी था। बोमन का स्वर गंभीर था। गोल्डी ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। इस हिसाब से तो टोनी का खेल स्पष्ट है, पम्मी बोला। चौला को मारने के बाद वो गजनी को फंसा लेना चाहता है, तभी तो उसने कल रात महादेव की बेटी सपना को गजनी के हवाले किया। टोनी चौला की हर चीज पर कब्जा जमाने की फिराक में है। गहरा खेल खेल रहा है टोनी, और सोचता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये सब पापा की करामात है, गोल्डी दांत भींच कर बोला। इस सारे मामले के पीछे पापा ही हैं। ये बात पक्की तो नहीं कि मामा जी, बोमन ने कहना चाहा। पक्की है, गोल्डी ने दांत भींच कर कहा। टोनी इतना गहरा खेल नहीं खेल सकता। क्या पता अब वो खेल सकता हो, इतना समझदार हो गया हो कि। गोल्डी ठीक कहता है, चाचा जी इस मामले के पीछे हैं, पम्मी बोला। चाचा जी को हम अच्छी तरह समझते हैं कि वो कैसी चालें चलते हैं। उनकी बातों को हम भूले नहीं हैं। कुछ पलों के लिए वहां खामोशी आ ठहरी। गोल्डी ने कश लिया और गंभीर स्वर में बोला, हमें सतर्क रहना चाहिए। सतर्क? क्यों? हमारे यहाँ आ जाने से टोनी खुलकर वो बातें नहीं कर पा रहा होगा जो वो करना चाहता होगा। गोल्डी ने दोनों को देखा। अगर वो हमला कराकर चौला को मरवा सकता है तो हमें भी खत्म करने के बारे में सोच सकता है। सीधे सीधे हम पर वार करने की हिम्मत टोनी नहीं कर सकता। पम्मी ने इंकार में सिर हिलाया। अगर उसने चौला को मारा है तो वो आगे बढ़ते रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये मत भूलो कि उसके पीछे पापा का दिमाग है, और पापा जो भी कर जाएं वही कम है। गोल्डी के दांत भिज गए थे। पम्मी उठा और टहलने लगा। अभी ये बात तय नहीं है कि हमला करने वाले टोनी के आदमी थे, बोमन बोला। हाँ, ये तय नहीं है, गोल्डी ने सिर हिलाया। देखते हैं कि आगे क्या होता है। पम्मी ठिठका और कह उठा, मुझे लगता है कि हम धर्मा और एक्स्ट्रा की बातों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। क्या पता देवराज चौहान के आदमी ही हमला करने वाले हों। पता चल जाएगा, बोमन बोला। गजनी ने उन दोनों की बातें सुनकर टोनी के बारे में कुछ नहीं कहा, पम्मी बोला। गोल्डी ने नजरें उठाकर पम्मी को देखा। कहीं गजनी के मन में टोनी के लिए नरम ख्याल तो नहीं? जो भी बात है जल्दी ही बाहर आ जाएगी, गोल्डी कह उठा। अगला दृश्य। कोटला ने टोनी को अपने पास बुलाया। क्या बात है पापा? टोनी पास ही कुर्सी पर बैठता कह उठा। तबीयत तो ठीक है? सांसें चल रही हैं, कोटला ने गहरी सांस लेकर कहा। आप बहुत देर तक जिएंगे पापा? टोनी ने कोटला का हाथ पकड़ा। क्यों झूठी बातें बोलता है? सच ही तो कहा है। कुछ देर पहले गजनी ने फोन किया मुझे, शाम को बुलाया, कहती है 2-2 पैग मारेंगे। तो आग लगनी शुरू हो गई गजनी को?
लगता तो ऐसा ही है। मौका अच्छा है, गजनी पर काबू पा ले। कोशिश करूंगा कि कोशिश नहीं टोनी, ये काम तेरे को करना ही होगा। गजनी तेरे काबू में तो सब कुछ तेरा। अरे वहां पर बोमन, पम्मी और गोल्डी हैं, उन्हें ये पसंद नहीं आएगा कि मैं गजनी के साथ बैठूं। उनकी परवाह मत कर, तू सिर्फ गजनी को देख। मालूम है मैंने तेरे को क्यों बुलाया? क्यों? वो तीनों इकट्ठे हैं, हमारे पास मौका अच्छा है। टोनी ने चौंक कर कोटला को देखा। कोटला के बूढ़े चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? क्यों, मौका अच्छा नहीं है? कल तू सपना को गजनी के हवाले कर आया। देवराज चौहान सपना को छुड़ाने के लिए अपने आदमी गजनी के ठिकाने पर नहीं भेज सकता क्या? भेज तो सकता है, तो एक बार फिर भेज दे वहां देवराज चौहान के नाम पर। टोनी बेचैन दिखा। ये जल्दी होगी पापा। वो तीनों क्या पता फिर इस तरह इकट्ठे ना हो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। टोनी के होंठ सिकुड़ गए। एक ही बार में तीनों खत्म हो जाएंगे, फिर तेरे को बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो समझ जाएंगे कि ये सब मैं कर रहा हूं। समझेंगे तो तब जब जिंदा रहेंगे। लेकिन मैंने तो आदमी वापस भेज दिए। तो वापस बुला ले उन्हें, अभी फोन कर। कोटला ने कमजोर स्वर में कहा और खांसने लगा। टोनी ने फौरन एक घूंट पानी पिलाया तो कोटला की तबीयत संभली। टोनी को चुप देखकर कोटला पुनः बोला, सोचता क्या है? मेरी बात पर विश्वास कर, मैं तेरे को सही राह दिखा रहा हूं। मुझे आप पर विश्वास है। टोनी ने गहरी सांस ली। लेकिन इस बार हमले में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मैं कोई मौका गंवाना नहीं चाहता। कैसा बदलाव? बाहर से बुलाए आदमी गजनी के ठिकाने पर हमला करेंगे। हो सकता है वो तीनों जान बचाकर उस जगह से भागने की कोशिश करें, परंतु उन्हें बचना नहीं चाहिए। अपने आदमी ठिकाने के बाहर फैला दूंगा। उन्हें कहूंगा कि जो भी निकले उसे भून दो। टोनी ने भिजे होंठों से टोनी ने भिजे होंठों से चेहरा हिलाया। कुछ कहना चाहता है तो कह, कोटला ने कहा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तो जैसा मैंने कहा है वो कर। तो क्या ये ठीक होगा पापा? मेरी बात पर तू शंका क्यों करता है? मैं शंका नहीं पापा, मैं सोच रहा हूं कि ऐसा करना ठीक होगा। तू सोच मत, सोचने का काम मुझ पर छोड़ दे। तू वो कर जो मैंने कहा है। उन आदमियों को बुला, उन्हें क्या इमरजेंसी है, जल्दी यहाँ पहुंचो और उनके आने का किसी को पता न चले। ठीक है पापा, मैं अभी फोन करता हूँ। तू मेरा सबसे काबिल बेटा है, देखता रह, मैं तेरे को सबसे बड़ा बना दूंगा। टोनी कुर्सी पर बैठा रहा। कुछ कहना है क्या? सोच रहा हूं कि आज शाम गजनी से मिलने ना जाऊं। ये काम कल तक हो जाएगा। के बाद गजनी से मिलूं, ये भी ठीक है। गजनी को बहाना मार देना। आप फोन कर उन आदमियों को, चाईबासा पहुंचने को कह। अगला दृश्य। देवराज चौहान और महादेव साथ ही थे। देवराज चौहान ने चेहरे पर दाढ़ी मूछें लगा रखी थी कि टोनी के आदमियों से पहचान ना सके। महादेव पहले से ही तैयार होकर बैठा था। जब देवराज चौहान चलने लगा तो वो साथ हो गया। देवराज चौहान आरडीएक्स के आने की खबर पाना चाहता था, परंतु इस बारे में उसे सीधे सीधे खबर मिलना कठिन था। कोई बीच का आदमी ही आरडीएक्स की खबर उसे दे सकता था। देवराज चौहान महादेव के साथ खेड़ा के पास पहुंचा। खेड़ा देवराज चौहान को देखते ही परेशान हो उठा। महादेव को वो पहले से ही जानता था। खेड़ा महादेव की बाह पकड़कर एक तरफ ले गया और बोला,
तूने ये क्या मुसीबत मेरे पीछे लगा दी है? मुसीबत? ये देवराज चौहान? मैंने तुझे बताया था कि तेरे से रिवॉल्वर मिल सकती है। तूने भी खून चोना लगाया। 1,80,000 की तेरी कमीशन भी तो रखनी थी। खेड़ा जल्दी से बोला। 2 बार रिवॉल्वर खरीदी देवराज चौहान ने तेरे से। दोनों बार की तुझे दे दूंगा कमीशन, लेकिन ये बार बार मेरे पास क्यों आता है? खेड़ा बेचैनी से बोला। तेरे को चिंता क्यों हो रही है? चिंता? खेड़ा धीमे स्वर में फट पड़ा। इसने चौला को मार दिया है। सब इसे ढूंढ रहे हैं। गोल्डी, पम्मी, बोमन अभी तक यहाँ रुके पड़े हैं। उधर टोनी के आदमी से ढूंढते फिर रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि देवराज चौहान मेरे पास आता है तो उन्हें कैसे पता चलेगा? हवा उड़ी जाती है। बहस मत कर। वैसे देवराज चौहान ने चौला को नहीं मारा। मुझे क्या, कोई भी मारे, लेकिन सब तो देवराज चौहान का ही नाम ले रहे हैं। चौला को टोनी ने मारा है। खेड़ा सकपकाया। टोनी ने? हाँ, जिन आदमी ने चौला को मारा वो टोनी के भेजे आदमी थे, जो देवराज चौहान का नाम लेकर काम कर रहे थे। खेड़ा महादेव को देखता रहा। ये बात गोल्डी, पोमन और पम्मी नहीं जानते। टोनी उनके सामने ड्रामा कर रहा है कि चौला की मौत का बदला देवराज चौहान से लेगा। खेड़ा व्याकुल सा चुप रहा। मेरी कितनी कमीशन बनती है? महादेव ने पूछा। 2 रिवॉल्वर, 20,000। खेड़ा ने गहरी सांस लेकर कहा। 80,000 और दूंगा, पूरा लाख हो गया। तो ये बात बाहर निकाल कि चौला को मारने वाले आदमी टोनी के थे। इससे क्या होगा? गोल्डी, पम्मी, बोमन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। तूने ये बात बाहर निकालनी है, चुपके से। ढोल नहीं पीटना है। 1,00,000 तेरे को। ये बात कहने तू अकेला भी मेरे पास आ सकता था। देवराज चौहान को साथ क्यों लाया? देवराज चौहान को अलग से तेरे से काम है। क्या? तू खुद ही पूछ ले देवराज चौहान से। खेड़ा ने देवराज चौहान पर नजर मारी, जो कुर्सी पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। महादेव, जो भी काम हो तू आ जाया कर। देवराज चौहान को साथ मत लाया कर। ये मेरे से जितना दूर रहे उतना ही ठीक है। ठीक है। महादेव ने शराफत से सिर हिलाया। अब की बार ऐसा ही करूंगा। बात कर देवराज चौहान से, उसे तेरे से क्या काम है? महादेव ने मुस्कुराकर कहा। खेड़ा देवराज चौहान के पास पहुंचा। तेरे को मैंने मना किया था कि तू फिर मेरे पास मत आना। खेड़ा नाराजगी से बोला। काम पड़ गया तुझसे। देवराज चौहान मुस्कुराया। ऐसा कुछ हो तो महादेव को भेज दिया कर, तू मत आया कर। मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। देवराज चौहान ने कस लिया। अब काम बोल फटाफट। कल चाईबासा में आरडीएक्स पहुंचे हैं। देख भाई, मैं रिवॉल्वर बेचने का काम करता हूं, लेकिन आरडीएक्स जैसा बारूद नहीं बेचता मैं। तब तक महादेव भी पास आ पहुंचा था। पहले सुना कर, समझा कर, फिर बोला कर, महादेव ने कहा। क्या मतलब? जीते जागते आरडीएक्स की बात हो रही है, बारूद की नहीं। जीता जागता आरडीएक्स? खेड़ा अचकचाया। मैं समझा नहीं। अपराधों की दुनिया में आरडीएक्स हैं कि नहीं? राघव धर्मा एक्स्ट्रा। वो? खेड़ा ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान को देखा। उसका मुंह अभी तक खुला हुआ था। वही, देवराज चौहान बोला। कल वो चाईबासा में आए हैं। पता कर, उनकी खबर दे। यहीं बैठा हूं मैं। यहीं बैठेगा तू? खेड़ा ने देवराज चौहान को घूरा। तू जल्दी काम कर, हम जल्दी चले जाएंगे, महादेव ने कहा। क्या काम करूं? हमें नहीं मालूम कि इस वक्त आरडीएक्स कहां पर है। हो सकता है वो ना आए हो।
हमें उनके बारे में पक्की खबर बता। देवराज चौहान कह उठा, जो भी खबर तेरे को मिलती है हमें बता। मैं कहां से बताऊं, मुझे क्या पता कि। खेड़ा, महादेव कह उठा, नखरे मत दिखा। रिवॉल्वर रखने वाले आधे से ज्यादा आदमी तेरे को जानते हैं। वो आदमी चौला के भी हैं और टोनी के भी। उन्हें फोन कर, पता कर कि। लेकिन मैं सीधे सीधे उन्हें कैसे कह सकता हूं कि आरडीएक्स किधर हैं? वो जानना चाहेंगी कि मैं क्यों उन्हें ढूंढ रहा हूं। तो कह देना कि अपनी बहन बयानी है, महादेव ने तीखे स्वर में कहा। खेड़ा ने घूरा महादेव को। जब तक तू ये काम नहीं करेगा मैं जाने वाला नहीं हूं, देवराज चौहान बोला। खेड़ा परेशान सा कह उठा, पता करने की कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, पक्का पता कर। हम टलने वाले नहीं हैं, महादेव बोला। खेड़ा ने बेमन से जेब से मोबाइल फोन निकाला और दुकान के बाहर जाकर फोन करने लगा। 5 मिनट बाद भीतर आया। क्या रहा? पता चलेगा अभी, खेड़ा बोला। तेरा ₹1,00,000 वाला काम भी कर दिया है। कुछ ही घंटों में बात फैलेगी कि टोनी ने चोला को मारा है। किसे फोन किया? चौला के आदमी को। उससे पूछा है आरडीएक्स के बारे में। वो पता करके अभी फोन करेगा। ठीक है, जब तक फोन नहीं आता हमें चाय वाय पिला, ठंडा पी लो, जल्दी काम निपट जाएगा, खेड़ा ने उखड़े स्वर में कहा और 2 कोक खोलकर उनके सामने रख दिए। खुद उनसे दूर कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान और महादेव ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद खेड़ा का फोन बजा। फोन थामे उसी पल वह दुकान से बाहर निकल गया। 2-3 मिनट बात करके खेड़ा वापस आ गया। हमारे सामने बातें करने में शर्म आती है तेरे को? महादेव मुस्कुराकर बोला। धर्मा और एक्स्ट्रा 2 घंटे पहले गोल्डी पम्मी और बोमन से मिलने आए थे। वो वहां 1.5 घंटा रहे, नाश्ता किया। देवराज चांद के होंठ सिकड़े। गजनी भी उन दोनों से मिली थी। उनका तीसरा साथी राघव भी चाईबासा में है, परंतु वो चौला के ठिकाने पर नहीं आया था। मतलब कि वो चौला के ठिकाने पर नहीं ठहरे हैं? देवराज चांद ने पूछा। नहीं। कहां ठहरे हैं? देवराज चांद ने फिर पूछा। मुझे क्या पता, खेड़ा झल्लाया। पता कर। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। पता कर वो चाईबासा में कहां ठहरे हैं। खेड़ा के चेहरे पर फंसे के भाव आ गए। कैसे कैसे खतरनाक लोगों में फंस गया हूं। खेड़ा अपने गुस्से पर काबू पाता कह उठा। 40,000 का माल 1,80,000 में बेचेगा तो यही हाल होगा। ये 40,000 का नहीं, 1,20,000 की मुझे घर पर पड़ रही है। खेड़ा ने दांत पीस कर कहा। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों होता है? अब किसे फोन करेगा पता करने को? महादेव ने टोका। टोनी के आदमियों में मेरा एक खास है, उससे पता चल जाएगा। उससे पता चल गया तो ठीक, नहीं तो पता करना मेरे बस का नहीं है। फोन थामे खेड़ा ने कहा और बाहर निकलकर फोन पर बातें करने लगा। आरडीएक्स चाईबासा आ पहुंचे हैं, महादेव ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने महादेव को देखा, कहा कुछ नहीं। 5 मिनट बातें करने के बाद खेड़ा भीतर आया। आरडीएक्स रंगून होटल में ठहरे हैं, खेड़ा ने बताया। रंगून होटल? देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। ये किधर है? मुझे पता है, महादेव बोला। तेरी बेटी का क्या हुआ? खेड़ा ने पूछा। वो गजनी के पास है, महादेव गंभीर हुआ। अभी सौदा पटा नहीं? खेड़ा की निगाह महादेव पर ही थी। 350 करोड़ के हीरे देने को तैयार हैं हम, परंतु वो सारे के सारे लेना चाहते हैं। तौबा, खेड़ा ने गहरी सांस ली। कितनी बड़ी रकम है तेरे पास? उसी की वजह से तो ये सारा झंझट खड़ा हुआ है। महादेव का गंभीर स्वर बेचैन हो गया। 350 करोड़ पर तो उन्हें फौरन सौदा कर लेना चाहिए था, खेड़ा बोला। तू क्यों नहीं समझाता उन्हें?
महादेव के स्वर में व्यंग भर आया। एक बात तो बता। पूछ, वो भी पूछ। महादेव ने सिर हिलाया। 700 करोड़ के हीरे तूने रखे कहाँ हैं? पास में तो दबा के रखे नहीं होंगे। साथ चल मेरे। क्यों? तेरे को वो जगह दिखाता हूं जहां हीरे रखे हैं। महादेव मुस्कुराया। मजाक करता है? मजाक तो तू कर रहा है, ये पूछ कर कि मैंने हीरे कहाँ रखे हैं। महादेव ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान दुकान से बाहर निकल गया। अब देवराज चौहान को यहां मत आने देना, खेड़ा बोला। कोई काम हो तो तू ही आ जाना। 80,000 कब देगा? पहले ये बात फैल जाने दे कि चौला को टोनी ने मारा है। क्या ये सच है? खेड़ा ने बेचैनी से पूछा। बिल्कुल सच है, महादेव ने कहा और दुकान से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। तुम मेरे साथ भीतर मत जाना, देवराज चौहान ने महादेव से कहा। दोनों रंगून होटल के बाहर खड़े थे, जो कि 3 मंजिला था। छोटा सा था, करीब 300 गज के घेरे में बना था। टोनी के आदमियों को पता है कि आरडीएक्स इस होटल में ठहरे हैं। गजनी के आदमियों को भी पता है। हो सकता है कि उन्होंने अपने आदमी यहाँ छोड़ रखे हों और तुम्हें पहचान कर पकड़ लें। ठीक कहते हो, महादेव बोला। मैं उधर आड़ में खड़ा हूं, वहां आ जाना। देवराज चौहान होटल की तरफ बढ़ा कि महादेव ने टोका। गोल्डी ने तुम्हारी जान लेने के वास्ते आरडीएक्स को बुलाया है। देवराज चौहान ठिठक कर पलटा और महादेव को देखने लगा। मौके का फायदा उठाकर वो तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं, महादेव ने व्याकुल स्वर में कहा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पास रिवॉल्वर है, कहकर देवराज चौहान होटल की तरफ बढ़ गया। महादेव वहां से हटा और सड़क किनारे मोटे से तने की ओट में जा खड़ा हुआ। 2-3 मिनट ही बीते होंगे कि महादेव को 2-3 मिनट ही बीते होंगे महादेव को खड़े कि उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। महादेव फौरन पलटा तो 2 आदमियों को अपने करीब खड़े पाया। एक का हाथ जेब में था। महादेव को एकाएक खतरे का एहसास हुआ। तू महादेव ही है ना? एक ने पहचानने वाली नजरों से उसे देखते हुए कहा। नहीं, महादेव के होंठों से निकला। साला! उस व्यक्ति के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। मैं तुझे पहचान गया हूं, तू महादेव ही है। आ गया हाथ में। तूने तो पूरा का पूरा चाईबासा हिला दिया। तेरे से हीरे लेने के चक्कर में चौला जान गवा बैठा। तब से टोनी साहब देवराज चौहान को ढूंढ रहे हैं। तू किधर छिपा बैठा था? महादेव समझ गया कि फंस गया है। दूसरे ने रिवॉल्वर निकालकर छिपे अंदाज में हाथ में ले ली। महादेव ने उसके रिवॉल्वर को देखा। वो कौन था दाढ़ी वाला जो होटल में गया है? पहले वाले ने पूछते हुए उसकी जेबें टटोली और रिवॉल्वर निकाल ली। महादेव को कुछ करने का मौका न मिला। बोल, कौन है वो जो तेरे साथ था, वो जो होटल में गया है? उसने मिली रिवॉल्वर को अपनी जेब में रखा। दोस्त है। वो देवराज चौहान तो नहीं लगता। नहीं, वो देवराज चौहान नहीं है, महादेव ने कहते हुए इंकार में सिर हिलाया। देवराज चौहान किधर है? मैं नहीं जानता, महादेव ने शांत स्वर में कहा। चल, तेरे साथ टोनी साहब बात करेंगे। दूसरे ने रिवॉल्वर निकालकर महादेव की कमर से लगा दी। महादेव के होंठ भीज गए। उसने होटल की तरफ देखा। उस तरफ हमारी कार खड़ी है, उठा कदम और चल, नहीं तो गोली तेरे अंदर घुस जाएगी। रिवॉल्वर वाला गुर्रा पड़ा। महादेव को कदम उठाना ही पड़ा। अगला दृश्य। 10 मिनट में ही देवराज चौहान होटल से बाहर आ गया था। आरडीएक्स इसी होटल में ठहरे थे, परंतु उन तीनों में से कोई भी इस वक्त होटल में मौजूद नहीं था। बाहर आकर उसने महादेव को तलाशा, परंतु वो कहीं न मिला। हर जगह उसे देखा जहां वो हो सकता था, परंतु वो कहीं भी न था। देवराज चौहान के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी।
उसने जेब से फोन निकाला और महादेव का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल बजने लगी। देवराज चौहान फोन कान से लगाए रहा। देर तक बेल बजने के बाद फोन बंद हो गया। देवराज चौहान ने पुनः महादेव का नंबर मिलाया। फिर बेल बजने लगी। क्या है बे? एक नई आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। कौन हो तुम? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। महादेव कहाँ है? तू कौन है? महादेव का दोस्त, वो दाढ़ी वाला। उधर से हंसने की आवाज आई। जो होटल में गया था? देवराज चौहान के माथे पर बल आ ठहरे। महादेव से मेरी बात कराओ। वो अब हमारे कब्जे में है। अब की बार उसका स्वर तीखा हो गया। तू हवा हो जा। तुम कौन हो? टोनी साहब के आदमी। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। होंठ भींच गए। यह स्पष्ट था कि टोनी के आदमी होटल के बाहर आरडीएक्स पर नजर रखने के लिए मौजूद थे। उनमें से किसी ने महादेव को पहचाना और पकड़ कर ले गए। उसे वो नहीं पहचान सके क्योंकि दाढ़ी मूंछ लगी थी। खतरा बढ़ गया था। हालात बदलने लगे थे महादेव के पकड़े जाने से। अब वो महादेव पर दबाव डालकर सारे के सारे हीरे हासिल कर सकते थे। महादेव ज्यादा देर तक उनका दबाव नहीं सह सकेगा और हीरे उनके हवाले कर देगा। सारी बाजी पलट सकती थी महादेव की वजह से। देवराज चांद सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ता चला गया। मस्तिष्क में सोचों का तूफान चल रहा था। आखिरकार देवराज चांद ने टोनी का नंबर मिलाया और उससे बात की। हेलो। टोनी की आवाज कानों में पड़ी। मैं हूं। ओ तुम। टोनी की आवाज में मुस्कुराहट के भाव आ गए। बचते फिर रहे हो? कब तक बचोगे? तुम्हारे आदमियों ने महादेव को पकड़ लिया है। वो उसे तुम्हारे पास ला रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कहने के साथ ही टोनी हंस पड़ा। तुम शुरू से ही मेरे साथ गलत चल रहे हो। क्या करूं? मुझे अपने काम भी तो करने हैं। महादेव का तुम क्या करोगे? क्यों पूछ रहे हो? सपना को तुमने गजनी का हवाले किया है। महादेव के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। टोनी कहते हुए हंस रहा था। पहले महादेव को देखूं तो सही। टोनी, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, तेरा बाप तेरे से गलत काम करवा रहा है। तुमने उस दिन भी पापा को बहुत गालियां निकाली थी। तुम्हारा बाप तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, अपने इशारों पर नचा रहा है तुम्हें। मैं जो करता हूं अपने मन से करता। तुम्हारी तारें तुम्हारे बाप के हाथ की उंगलियों में बंधी हैं। वो तुम्हें नचा रहा है और तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अपने बाप के इशारे पर चलकर तुमने मुझे धोखा दिया, चौला को मारा। अब गोल्डी, पम्मी और बोमन के साथ साथ गजनी को धोखा दे रहे हो। ये सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। अपने बाप के कहने पर चलकर तुम मौत के दरवाजे पर पहुंच रहे हो। मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। टोनी की आवाज कानों में पड़ी। अपने को धोखे में मत मत रखो ये कहकर। तुमने वही किया है जो तुम्हारे बाप ने कहा। सोचो मेरी बात। आने वाले वक्त में कोई तुम्हारे बाप को कुछ नहीं कहेगा। सब तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार हर चाल सीधी पड़े। तुम्हारी एक भी चाल उल्टी पड़ी तो तुम्हारे भाई ही तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तुम मुझे पापा के खिलाफ भड़काना चाहते हो? मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा बल्कि आईना दिखा रहा हूं। तुम्हारा बाप तुम्हारे द्वारा अपनी हुकूमत कायम रखे हुए है। तुम्हें उसने अपना खिलौना बना रखा है। तुम उसके इशारे पर नाच रहे हो, जबकि तुम्हारा बाप एक नंबर का मतलबी है। उसे तुमसे जरा भी प्यार नहीं है। इस हाल में भी वो तुम्हारी आड़ में अपने निशाने साधे जा रहा है और तुम्हें खबर नहीं। होश में आओ, तुम्हारा बाप तुम्हें ले डूबेगा। उधर से टोनी के हंसने का स्वर आया। किसी को भड़काना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी बातों को हल्के में मत लो। सोचो कि देवराज चौहान, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली।
वो मेरे पापा हैं, मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकते। तुम्हारा भला उस इंसान ने कभी नहीं सोचा। वो तुम भाइयों की नहीं बनने देना चाहता। तुम भाइयों की बन गई तो उसे कोने में बैठना पड़ेगा। तब वो अपनी हुकूमत नहीं चला सकेगा। वो सिर्फ अपना सोचता है, सिर्फ अपना। सुन ली तुम्हारी बात। वादा करो कि मेरी बात पर गंभीरता से विचार करोगे। जरूर करूंगा। तुम एक नंबर के हरामी। तुम्हारा बाप है हरामी। गोल्डी, चौला, बोमन, पम्मी उसे पहचान गए थे, तभी वो उससे दूर हुए। लेकिन तुम। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। महादेव का क्या करोगे? सोचूंगा। तुम्हें क्यों बताऊं? उसे मेरे हवाले कर दो। पागल हो क्या? उसके पास 700 करोड़ के हीरे हैं। उन्हीं हीरों से झंझट शुरू हुआ और तुम कहते हो कि महादेव तुम्हें वापस दे दूं। 700 करोड़ के हीरे उससे मैं ले लूं तो कैसा रहे? कितना अमीर हो जाऊंगा मैं। और अपने भाई और गजनी से धोखा करोगे? कल तुमने सपना को गजनी के हवाले किया। महादेव से हीरे तुम ले लोगे तो सपना का क्या होगा? मैं क्यों परवाह करूं सपना की? महादेव मुझे दे दे टोनी। आजा, मेरे ठिकाने पर आजा। एक बार तू आया, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बचकर चला गया। लेकिन अब मैंने सब इंतजाम कर रखे हैं कि तू आए और मारा जाए। आ, महादेव को ले जा। कहकर टोनी ने फोन काट दिया। देवराज चांद के होंठ बिछ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि महादेव को इन लोगों के चंगुल से कैसे निकाले। एक ही रास्ता बचा था अब, कि इन लोगों में आपसी झगड़ा पैदा कर दिया जाए ताकि महादेव पर से कुछ देर के लिए इन सब का ध्यान हट जाए। तब मौके का फायदा उठाकर महादेव को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। चलते चलते देवराज चांद ने गजनी का नंबर मिलाया और बात की। सुबह तूने फोन बंद कर दिया था। गजनी उसकी आवाज सुनते ही कह उठी। तुम्हें मालूम करना चाहिए था कि हमला करने वाले आदमी कौन थे। देवराज चांद बोला। वो मेरे आदमी नहीं थे। उन्हें टोनी ने मेरे नाम पर भेजा और चौला को मार दिया। वो। सुन चुकी हूं ये सब। तो पता किया कि वो आदमी। कोशिश चल रही है, पता चल जाएगा। सपना फिर से तुम्हारे हवाले हो गई? हाँ। टोनी ने कल सपना को तुम्हें नई बात बताने को फोन किया है। बोल, बता। कुछ देर पहले महादेव मेरे साथ था। उसे टोनी के आदमियों ने पकड़ लिया है। तेरे को क्यों नहीं पकड़ा? मैं बच गया। तो महादेव टोनी के पास है? कब की बात है ये? सिर्फ 40 मिनट पहले। टोनी का इरादा महादेव को तेरे हवाले करने का नहीं है। ये बात तू कैसे जानता है? टोनी से फोन पर मेरी बात हुई है। उसने खुद ये बात मुझे कही कि। तो तू इधर की उधर क्यों कर रहा है? मैं तुम लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि टोनी तुम लोगों को धोखे में रखकर खेल खेल रहा है। चौला को उसी ने मारा है। गजनी की आवाज नहीं आई। टोनी सारे हीरे खुद ले लेगा। बताने का शुक्रिया। गजनी का स्वर किसी सोच में डूबा था। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना। मैं अब किसी की बात का यकीन नहीं करती। जैसे हालात सामने होंगे वैसा ही काम करूंगी। सुबह धर्मा और एक्स्ट्रा आए थे। देवराज चौहान बोला। हाँ। जानते हो दोनों को? खास नहीं। वो तुम्हारी हत्या करने के लिए चाईबासा में आए हैं। मेरी जान तो जाने कितने लोग लेना चाहते हैं, लेकिन किसी का निशाना ठीक नहीं लगा। गजनी ने उधर से फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, फोन जेब में रख लिया। वो खुद को फंसा महसूस कर रहा था। महादेव का टोनी के हाथ लग जाने से हालातों का खतरा बढ़ गया था।
महादेव खामखाई उसके साथ आ गया। अब वापस जाएगा तो महादेव की पत्नी महादेव के बारे में पूछेगी। वो बेचारी सपना को लेकर पहले से परेशान थी।